हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में। आज एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करनी है। आपको पता ही है कि गेट बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली मुझे मैसेजेस के थ्रू कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें अब आगे आने वाले 20 डेज में अपना अप्रोच क्या रखना चाहिए, किस तरीके से अपना टाइम को मैनेज करना चाहिए, किन किन चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका ये कंसर्न है कि उनकी तैयारी उतनी अच्छे से नहीं हुई है या उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, तो उनको आगे के 20 डेज को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। वो फॉर्म भर चुके हैं और मैक्सिमम इस एग्जामिनेशन से गेन करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से आप आगे के 20 डेज किस तरीके से लीड करें उस बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा क्योंकि आईआईएससी बैंगलोर इस बार एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन से। क्योंकि देखिए हर साल अलग अलग इंस्टीट्यूट जो है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। अब हर इंस्टीट्यूट का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है कि वो किस तरीके के क्वेश्चंस को पूछ सकता है। आप भी ये पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपको पता हो कि आईआईएससी बैंगलोर ने किस किस साल में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया है, जो आपको आसानी से नेट पे अवेलेबल है। तो मैंने जिस तरीके से एनालिसिस की है पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को, तो मैं उसकी एनालिसिस भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा मैं क्या समझ पा रहा हूं या मैं क्या प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं कि पेपर किस तरीके का होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप गेट बायोटेक्नोलॉजी के एस्पायरेंट हैं तो आपको इस वीडियो से निश्चित काफी कुछ समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा और आपकी अपनी तैयारी काफी बेहतर हो जाएगी, ऐसा मैं सोच सकता हूं। तो सबसे पहले तो एक ओवरव्यू दे देता हूं आपको कि इस वीडियो में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए व्हाट टू एक्सपेक्ट। मैं यहाँ पे व्हाट टू एक्सपेक्ट जो मैंने लिखा है, मैं इसमें यहाँ पे आपके साथ बताने वाला हूं कि जो मैंने आपको अभी भी बताया कि जो जस्ट अ मिनट मैंने जो आपके साथ अभी भी शेयर किया कि आईआईएससी बैंगलोर इस बार एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पेपर कैसे हो सकता है, आईआईएससी बैंगलोर किस तरीके का पेपर बना सकता है, हमारा क्या प्रेडिक्शन हो सकता है, इस तरीके के बारे में। नेक्स्ट, हाउ टू यूज द 20 डेज एट हैंड। आप आगे के 20 दिन जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आप बेहतरीन उसका उपयोग कर सकें। तो 20 डेज के बारे में मैं बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि आगे आने वाली 20 दिनों में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, डे बाय डे या वीक बाय वीक किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी प्लान आउट करनी चाहिए ताकि आप इन 20 दिनों से सबसे बेहतर इन 20 दिनों का उपयोग कर सकें। नेक्स्ट, व्हाट नॉट टू डू। देखिए एक प्रॉब्लम आती है जब भी आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो शुरुआत से तो तैयारी ठीक ठाक चल रही होती है, बट लास्ट 20 डेज में आते आते बड़ी सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी होने लगती हैं। तो व्हाट नॉट टू डू, उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में मैं यहाँ पे आपसे बात करने वाला हूं। तो बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपको मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं आपसे उन स्टूडेंट्स के बारे में या आप सभी के बारे में, क्योंकि इस समय दिमाग में सबसे ज्यादा नेगेटिव ख्याल आते हैं और ये लगता है कि मेरी सारी तैयारी बर्बाद हो जाएगी और मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। तो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दीजिए और ये रख करके चलिए कि यू कैन स्टिल डू इट। चाहे आपने अपनी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी की हो या अच्छी नहीं भी की हो, तब भी आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है अभी एग्जाम में, और यही पॉजिटिवनेस जो है वो आपका सिलेक्शन का रास्ता बना देगी। ठीक, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव ही हो जाएगा। तो उससे बेहतर है क्यों ना हम पॉजिटिव सोचें और अपने आगे का रास्ता ढूंढ लें। तो 20 डेज बहुत है, हम उनमें सीखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने दिमाग में पॉजिटिव चीजें रखें कि आप सिलेक्शन पा सकते हैं जरूर से। अगर आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं भी हो पाई है अभी, तब भी आपके पास अभी भी मौका है। अब अभी भी एग्जाम 20 दिन दूर है, तो स्टार्ट नाउ। आज के दिन से भी अगर हम शुरुआत करते हैं तब भी हमारे पास 20 डेज हैं और इन 20 डेज का अगर हम बेहतरीन ढंग से उपयोग करेंगे तो जरूर अच्छा होगा। नेक्स्ट, लेट्स प्रिपेयर टुगेदर। मैं आपको कुछ गाइडेंस दूंगा और जिसके वजह से मैं ऐसा सोचता हूं, क्योंकि ये जो टेक्निक है या ये जो स्ट्रैटेजी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, ये स्ट्रैटेजी पहले से आजमाई हुई है। मैं अपने स्टूडेंट्स को पिछले जो बैचेस हैं उनमें यही स्ट्रैटेजी बताता हूं, इसी तरीके से चीजों को तोड़ करके कोशिश करता हूं कि वो पढ़ाई करें और लास्टली उसका बेनिफिट उनको मिलता है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे बैचेस के सेलेक्ट हो जाते हैं आईआईटीज या एनआईटीज के अंदर। तो वही चीज मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं। तो लेट्स प्रिपेयर टुगेदर, माय गाइडेंस एंड योर सक्सेस। तो मैं आपके साथ जरूर स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूं, तो मैं आपको गाइड करूंगा और आप उसको फॉलो करते हुए चले जाइए। अगर आप अपनी प्रिपरेशंस के लिए कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप शुरुआत से प्रिपेयर कर रहे हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि यस
मैं कोई ना कोई जो सीट जो है वो ले लूंगा आईआईटी की। तो आपको अपनी प्रिपरेशंस को और धार देने की जरूरत है और 20 डेज मेरा चैलेंज फॉलो करिए। 20 डेज चैलेंज में क्या है, मैं आपको 20 दिन में क्या क्या करना हूं वो बताऊंगा और उसके बाद आपको एग्जैक्टली वो फॉलो करते हुए चले जाना है और आप फिर देखिएगा कि अंतिम जिस दिन एग्जाम होगा आप अपने आप को कितना कॉन्फिडेंट फील करेंगे और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट, इफ यू हैव स्टिल नॉट स्टार्टेड द प्रिपरेशंस, अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन नहीं शुरू की है, जो कि मुझे मतलब हाईली अनलाइकली लगता है कि अभी भी प्रिपरेशन आपकी शुरू ना हुई हो, लेकिन मैं ये मान सकता हूं कि हाँ प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हुई है। तब भी अगर आपको लगता है कि आप अब समय नहीं रह गया है, आप पूरा पूरा सिलेबस टारगेट नहीं कर सकते, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अब हम क्या करें और हाथ पैर छोड़ देने की जरूरत नहीं है। अभी भी आप कम से कम एक काम तो कर सकते हैं जो हाईली यील्डिंग टॉपिक्स हैं। देखिए, जब भी कोई पेपर बना रहा होता है तो उसके दिमाग में एक चीज तो जरूर रहती है कि मुझे कुछ एक इस तरीके के टॉपिक्स से ही क्वेश्चंस बनाने हैं, या उसको आइडिया रहता है कि मुझे ये मेन टॉपिक्स हैं और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, वो सडनली यहाँ पे इस नए एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कम से कम आप उन टॉपिक्स को तो टारगेट कर ही सकते हैं जो पक्का ही पता है कि यहां से क्वेश्चंस उठते ही उठते हैं, क्योंकि हर साल उठते हुए चले आए हैं। तो कम से कम आप क्या कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसमें मैंने ये शेयर किया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो मैंने ऐसे 50 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाई थी, जो कि मैंने शेयर कर रखी है ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर। मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप उन टॉपिक्स को जरूर ग्रैस्प कर लीजिए और उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप बाकी टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स से जिनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं उनको जरूर ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये काम जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, यानी कि अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है और आप कॉन्फिडेंट हैं कि यस आप इस बार एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं, तो क्या करना है, डू नॉट लोअर योर गार्ड। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो इस आखिरी के 20 दिन में कंप्लेसेंट हो जाते हैं, या वो सोच लेते हैं कि यार अब तो मेरी प्रिपरेशन ठीक ठाक है और सिलेक्शन हो जाएगा। तो कंप्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही समय है जब आपको पूरी तरीके से एक्सेलरेटर के ऊपर अपना पैर प्रेस कर देना है, यानी कि अपनी जितनी भी जान है वो सारी की सारी लगा देनी है एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। तो कंप्लेसेंट होने का टाइम नहीं है, अभी भी आपको फोकस करना है। चाहे आपकी तैयारी जितनी भी अच्छी हो गई हो, आपको रिविजन का साथ नहीं छोड़ना, आपको फोकस करना है फॉर्मूलेज के ऊपर और न्यूमेरिकल्स के ऊपर। देखिए, न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूलाज जो है, न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो बायोटेक्नोलॉजी में, गेट बायोटेक्नोलॉजी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम न्यूमेरिकल की तरफ झुकने का ट्रेंड ज्यादा होता चला जा रहा है। तो चाहे पेपर जो भी बनाता है तो न्यूमेरिकल्स वहां पे आते ही आते हैं, और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए चाहिए फॉर्मूला। जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है लोगों को, जैसा मुझे समझ में आता है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर, बीपीई। ठीक है, अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में फॉर्मूलाज हैं अनगिनत। अगर आपने मेरी बुक परचेज की होगी तो आपने देखा होगा कि कुल मिलाकर के फॉर्मूलेज का जो नंबर है वो 200 से भी ज्यादा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में, अगर आप सीरियसली पढ़ाई करते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी जो भी आपके पास फॉर्मूलाज हैं, आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, आपने अपना फ्लो चार्ट्स बनाए होंगे, उनको रिवाइज करने की जरूरत है। फॉर्मूलेज के ऊपर खास तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के आ रहे हैं। इसके अलावा एक चीज जो आप जरूर 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 ध्यान में रखें, पुराने 10 साल के पीवाईक्यूज जरूर करके जाए। ये एक मैंडेटरी चीज है, ये आपको मैंडेटरी चीज है, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैंडेटरी चीज है, क्योंकि यही आपको बताएगा कि गेट के एग्जाम में क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा होता है या कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, सिलेबस हर एग्जाम का सेम ही है, चाहे आप सीएसआईआर का ले लें, चाहे गेट बायोटेक्नोलॉजी का ले लें, सिलेबस ऑलमोस्ट 95% 90% सेम ही रहेगा, बट क्वेश्चंस के पैटर्न बदल जाते हैं। क्वेश्चन पेपर को देख करके आप एनालिसिस कर सकते हो कि यहाँ पे किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, कितनी डेप्थ के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपने किया भी होगा, और मैं ये फिर से सजेस्ट करूंगा कि जैसे कि क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो उसमें स्टार मार्क लगा देते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया या ये मुझे दोबारा देखना पड़ेगा। इन क्वेश्चंस के ऊपर भी ध्यान दें और 10 साल के पीवाईक्यूज तो जरूर करके जाएं। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है। अब देखिए, आपको पता ही है कि गेट बायोटेक्नोलॉजी का जो पेपर होता है वो हर साल अलग अलग आईआईटी या आईआईएससी बनाता है। पिछले साल दूसरा इंस्टीट्यूट बनाया था, इस साल जो है वो आपका आईआईएससी बैंगलोर बनाएगा। अब देखिए, अगर आपने आईआईएससी बैंगलोर के पुराने साल के पेपर्स एनालिसिस की होगी तो पहले भी उसने आईआईएससी बैंगलोर ने पेपर बनाया ही बनाया है। किस ईयर में बनाया था अगर आप देखें तो 2008 में आईआईएससी बैंगलोर का पेपर आया है और 2016 में आईआईएससी बैंगलोर का पेपर आया है।
2016 का पेपर तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप जो 10 साल के पेपर्स हैं उसमें अगर आपने किया होगा तो 2016 का पेपर आपको वहां पे देखने को मिला होगा। 2008 काफी पीछे हो गया तो इसके बारे में मैं उतना नहीं कहूंगा, लेकिन 2016 का पेपर अगर आप एनालाइज करिए, जरूर से एनालाइज करिए, तो आप पाएंगे वहां पे कि बैलेंस्ड पेपर आया था। ठीक है, अगर अभी जैसे कि मैं कुछ साल पहले की बात करूं, जब आईआईटी बॉम्बे ने पेपर बनाया था, तो मुझे ऐसा लगा कि पेपर बहुत ज्यादा इंक्लाइन था बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की तरफ। हर बार कुछ ना कुछ ऐसे इस तरीके के जो आईआईटी बना रहा होता है वो अपनी तरीके का पेपर बनाता है। आईआईटी बॉम्बे ने बहुत, मुझे ऐसा, कम से कम मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की तरफ काफी इंक्लाइन था पेपर। लेकिन अगर मैं 2016 के पेपर की बात करूं आईआईएससी बैंगलोर का, तो बैलेंस पेपर आया हुआ था, यानी कि यहां से कोर बायोलॉजी भी अच्छे खासे अमाउंट में पूछी गई थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के ऊपर ही क्वेश्चन ज्यादा रहे हों। कोर बायोलॉजी, खासकर अगर मैं बात करूं तो बायोकेमिस्ट्री हो गया, आपका सेल बायोलॉजी हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। हाँ, ऐसा नहीं था कि न्यूमेरिकल्स नहीं आए थे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के, बट न्यूमेरिकल्स आए थे, बट अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स उतने अमाउंट में नहीं आए थे, बट जो आए थे वो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स थे। मतलब अगर आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आईआईएससी बैंगलोर किस तरीके का पेपर बनाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो बायस टाइप का होगा। वहां पे कोर बायोलॉजी से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे और बायो प्रोसेस के न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा पेपर कि अगर आप बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में कमांड नहीं रखते हैं तो आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे या एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। ऐसा मुझे कम से कम नहीं लगता है, जितना अगर 2016 का पेपर में एनालाइज करूं तो। आपको भी ये काम करना चाहिए। याद रखिएगा क्या करना है, 2016 और अगर आपके पास 2008 का पेपर भी मिल जाता है तो आप उसको भी अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस तरीके की बात है। ये मे भी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अब अगर आप देखें तो 3 से 4 साल या 5 साल भी अगर मैं कहूं तो 5 साल पहले से थोड़ा न्यूमेरिकल की तरफ डाइवर्जन होना शुरू हुआ है। तो इस समय 2016 में जो लास्ट आईआईएससी बैंगलोर ने पेपर बनाया तो उसमें न्यूमेरिकल्स आए जरूर थे, बट एकदम बायसनेस मुझे नहीं नजर आई। तो ये कहानी हो गई जो मैं पकड़ पा रहा हूं पुराने साल के पेपर्स को एनालाइज करके। आपका हो सकता है इससे अलग एक स्टैंड हो, बट जो मुझे लग रहा था वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, यानी कि आगे के 20 दिन, जिसको मैं आप बोल रहा था कि 20 डेज चैलेंज, आपको मेरे साथ 20 डेज चैलेंज एक लेना चाहिए। तो उसमें क्या चीजें हैं, देखिए मैं कह सकता हूं कि 20 डेज चैलेंज क्या है इसमें। देखिए यहां पे मैंने एक रफली इस हिसाब से एक पूरी लिस्ट तैयार कर ली है कि आपके जो यूनिट्स हैं, और ये यूनिट्स जो है बेसिकली मैंने इस तरीके से लिखे हैं कि ये यील्ड के हिसाब से, यील्ड से मेरा मतलब है बेसिकली मैं y/x/s नहीं बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा, ये तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आ जाएगा। लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं आपसे बात करने में कि किसके कितने मार्क्स होते हैं, ठीक, यानी कि किस टॉपिक के कितने मार्क्स हैं। अब ये बेसिकली मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जो आईआईएससी बैंगलोर का पेपर एनालाइज किया है उसके हिसाब से मैं बोलूं तो मुझे वहां बायोकेमिस्ट्री के पेपर बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस मिले, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस मिले। तो ये देखिए बेसिकली यील्ड के ऊपर है, तो बायोकेमिस्ट्री, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, टेक्निक्स, सेल बायो, मॉल बायो, माइक्रो बायो, मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक्स, और इधर इम्यूनो हो गया, एनिमल प्लांट माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी हो गया, और लास्ट हो गया बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो इतनी चीजें ये आपके सिलेबस में है, और जैसे कि मैंने बताया ये अकॉर्डिंग टू यील्ड है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ये फॉलो करना है कि 20 डेज में आगे आने वाले आपका क्या रिवीजन शेड्यूल होना चाहिए। तो देखिए मैंने आपके लिए एक रिवीजन शेड्यूल यहां पे बनाया हुआ है। अगर आप देखें तो लेट मी जस्ट यूज अ पेन। यहां पे अगर आप देखें तो देखिए मैंने ऐसे टॉपिक्स को चूज किया है यहां पे, जो कि एक टफ और एक इजी टॉपिक को चूज किया है ताकि आप प्रॉपरली टाइम दे करके पढ़ सकें, और इन केस अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप इजी टॉपिक उठा सकते हैं और आप मैनेज कर सकते हैं टाइम। तो देखिए अगर हम बात करें तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के साथ मैंने क्लब कर दिया है प्लांट एनिमल माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी को। आपको पता ही है कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग टफ सब्जेक्ट है, प्लांट एनिमल माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी उतना टफ है नहीं, तो आप इसके साथ क्लब करके इसको 4 दिन का टाइम दे सकते हैं। मेरे हिसाब से 4 दिन काफी होगा अगर आप बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को मैक्सिमम टाइम दें 4 दिन के अंदर,
और मैक्सिमम आवर्स दें, और प्लांट एनिमल बायोटेक्नोलॉजी को तब रिवाइज करें जब आपको जरूरत है, जब आपको थकान लग रही है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से, तो आप इसको लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखिए मैंने क्लब किया है बायोकेमिस्ट्री और बायोइन्फॉर्मेटिक्स को। अगेन बायोकेमिस्ट्री टफ हो गया, बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंपैरेटिवली इजी हो गया। सेल बायो की बात करूं और माइक्रो बायो की बात करूं, अगेन आपको पता है कि माइक्रो बायो का सिलेबस ज्यादा है, पोर्शन जहां से पूछा जाता है वो कम है, तो सेल बायो और माइक्रो बायो को क्लब कर दिया। यहां पे मैंने 3 दिन दिए, ऊपर भी मैंने 3 दिन दिए थे। नेक्स्ट आ जाइए मॉल बायो और जेनेटिक्स को क्लब कर दिया। तो मॉल बायो और जेनेटिक्स को क्लब कर रहा हूं तो अगेन मेरे पास 3 डेज का टाइम मैं इसको दे रहा हूं। ठीक, अब देखिए जेनेटिक्स अगेन आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके के यूजुअली पूछे जाते हैं, तो आप आराम से इसको क्रैक कर लेंगे। नेक्स्ट इम्यूनो की बात करूं और आरडीटी की बात करूं तो इम्यूनो को सब्जेक्ट, अगेन इम्यूनो का जो सिलेबस है बहुत वाइड है, लेकिन पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। तो इम्यूनो और आरडीटी ले लीजिए 3 डेज। अब इसके अलावा इंजीनियरिंग मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास जब भी टाइम मिले तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम इंजीनियरिंग मैथ्स को डिवोट कर सकते हैं। 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए कि कहां से क्वेश्चन आता है, और हर बार उसी तरीके का क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से निकल के आता है, तो आप कम से कम इस चीज का जरूर ध्यान दें। ठीक, अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो 4 3 7 3 10 11 12 13 14 15 16, तो ये कितने डेज हो गए टोटल? अगर हम देखें तो ये 16 डेज का टाइम है। अब इसके बाद भी अगर हम देखें तो मेरे पास अभी भी 4 दिन का समय लगभग शेष है। इन 4 दिन में जो कुछ भी पोर्शन बचा हुआ है मैं उसको कंप्लीट कर सकता हूं 4 डेज में। ठीक है, जो भी यहां से मेरा छूट जाता है उनको मैं 4 डेज से कंप्लीट कर सकता हूं। तो ये रही स्ट्रैटेजी पूरी। अगले 20 दिन के अंदर आपको किस तरीके से क्लब करनी है 2 चीजें, और साथ साथ में पढ़ते हुए चले जाना है, तो ये एक बेहतरीन तरीका है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ना चाहिए, अब जाहिर सी बात है कि अगर आप पढ़ रहे होंगे तो किसी बुक से पढ़ रहे होंगे और बुक से आपने नोट्स बनाए होंगे, तो मेरे हिसाब से इस समय बुक से पढ़ना उतना ज्यादा फीजिबल नहीं होता, क्योंकि आप पूरी बुक नहीं पलट सकते। हाँ, अगर आपने नोट्स बनाए हो तो सबसे अच्छा तरीका है आप रिवाइज करें नोट्स को। दूसरा, आप पीवाईक्यूज को जरूर सॉल्व करें, जैसे कि मैंने पीछे भी कहा था। इसके अलावा आप डेली कुछ फॉर्मुलेज को मतलब डेली आप फॉर्मुलेज को रिवाइज करें, भूल ना जाएं इसलिए। इसके अलावा जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो काफी भूलने का वो रहता है, मतलब इंसान जो है वो काफी ज्यादा भूल सकता है। तो अगर हम बात करें तो ये एंटीबायोटिक्स, जैसे मुझे पर्सनली स्पीकिंग की एंटीबायोटिक्स जब भी मैं पढ़ाई करता था तो एंटीबायोटिक्स याद नहीं रहती थी, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद नहीं रहता था, तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एंटीबायोटिक्स लिख दी। अब इसके अलावा अगर मैं बायोकेमिस्ट्री में बोलूं तो बायोकेमिस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपको याद करनी पड़ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे तो कौन सा एटम, कौन सा आयन है बेसिकली जो कोफैक्टर की तरीके से काम करता है एंजाइम्स में अलग अलग, या अगर आपसे पूछा जा रहा है कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, मिक्स्ड इनहिबिशन, वहां पे क्या क्या होता है, किस तरीके का ग्राफ बनता है, तो इस तरीके की चीजों को अगर आप रोज नहीं पढ़ोगे तो वो भूल जाने की डर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, अक्सर लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भूल जाते हैं क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है उसकी कि आप याद नहीं कर सकते। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आप रोज रोज तक नहीं देखेंगे तो दिक्कत होगी। सिमिलरली अगर हम बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी की, अब माइक्रोबायोलॉजी में कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सी डिजीज कॉज करता है, डीएनए के वायरसेस कौन से हैं, डीएनए कंटेनिंग, आरएनए कंटेनिंग कौन कौन से हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कौन से हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कौन से हैं, तो ये सारे कुछ कुछ चीजें हैं जहां से मतलब पूछ सकते हैं कुछ भी, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक और बात अब मैं डिस्कस करता हूं आपसे कि अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि जो मतलब यहाँ पे हमें क्या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों को इस समय मतलब किन चीजों से दूर रहना चाहिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस समय एक तो ये निराशा रहती है कि शायद हमारा प्रिपरेशन उतना अच्छा है नहीं, तो वो हाथ पैर छोड़ देते हैं, डरने लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक गलत चीज होगी। इस समय जो भी आपने किया है उसका आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहिए और अपनी तैयारी जैसे कर रहे थे वैसे करते रहिए विदाउट एनी नेगेटिव थॉट्स। तो पहली चीज मैं आपसे जरूर यहाँ पे कहूंगा व्हाट नॉट टू डू। अगर मैं पूछूं कि क्या नहीं करना चाहिए, नॉट टू डू। अगर मैं बोलूं नॉट, व्हाट नॉट टू डू, तो सबसे पहले तो आप इस समय नेगेटिव थॉट से दूर रहिए। नेगेटिव थॉट से दूर रहिए, ठीक है। दूसरी चीज आपको यह देखनी है कि आप अपने समय का बेहतर प्रबंध कर सकें, यानी कि अपने टाइम को बेहतर मैनेज कर सकें।
प्लस इस समय आप अपने जो फोन है या किसी भी और चीज की जो आपको आदत रहती है ना, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कि मुझे फोन देखना रहता है, हर थोड़ी थोड़ी देर पे मेरे कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जो बताते हैं कि हमको हमेशा थोड़ी थोड़ी देर पे फोन देखने की आदत है। तो अगेन ये आदत इस समय करेंटली आप फोन दूर रख दीजिए। तो फोन से जो डिस्ट्रैक्शन है, फोन का जो डिस्ट्रैक्शन है वो करेंटली दूर रखिए। अपने 20 दिन तक आप फोन नहीं देखेंगे, इस तरीके का कुछ मन में एक प्लान कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस समय उनके एग्जाम्स चल रहे हैं। अब देखिए एग्जाम्स, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एग्जाम के ऊपर अपना बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, बट एग्जामिनेशन क्या है, अगर आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो इस सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए सभी लोग मुझे ऐसा लगता है कि जो है एक रात में ही जो है वो लोग पढ़ते हैं बेसिकली। अगर आप गेट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो आप ऑटोमेटिकली जो है किसी ना किसी अच्छे जगह पे एडमिशन ले ही लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने रेगुलर एग्जाम्स को आप छोड़ दीजिए, लेकिन मेजर इस समय आपका जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए गेट को क्रैक करना। अभी आप जो भी एग्जाम्स आसपास पढ़ रहे हैं उस तरीके से पढ़ लीजिए कि आपका काम चल जाए, लेकिन हाँ गेट पे इस समय मेन 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 फोकस होना चाहिए आपका। ठीक, अपने फ्रेंड्स वगैरह से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, ये कहिए कि भाई हम एग्जामिनेशन के बाद मिल सकते हैं, लेकिन अभी मेजर फोकस आपका गेट का एग्जामिनेशन होना चाहिए। और विश्वास मानिए कि अगर आपने इन 20 दिनों में भी अच्छे से जम लगा करके मेहनत कर लिया तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल जरूर हो सकता है। अब आपकी और मैं कैसे मदद कर सकता हूं, आपको पता ही है कि हमारे साथ आप क्रैश कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। ऑलरेडी क्रैश कोर्स चल रहा है और खत्म होने वाला है, 1-2 दिन के अंदर हमारा क्रैश कोर्स जो है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्रैश कोर्स की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो अवेलेबल हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये पता है कि क्या क्या पढ़ सकते हैं हम, तो अभी भी 20 दिन काफी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमें किन किन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप सारी चीजें नहीं पढ़ सकते 20 डेज में। तो रिकॉर्डिंग्स जो है वो क्रैश कोर्स की अवेलेबल है, तो आप क्रैश कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपका जो टेस्ट सीरीज है वो भी हम लोगों ने अवेलेबल करा रखी है, तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो आप देख करके अपने इसको क्रैश कोर्स का फायदा ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसका जो कॉस्ट है वो ₹3500 है, ₹3500 है। और यहाँ पे आपको जो नोट्स हैं वो आपको परमानेंट यानी कि लाइफ टाइम नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप इनका एक फायदा उठा सकते हैं। तो दिस इज अ बेनिफिशियल थिंग फॉर यू। और साथ में साथ मेरा आपको मोटिवेशन रहेगा ही, ना केवल अभी एग्जामिनेशन तक बल्कि इसके बाद भी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कौन सा कॉलेज लेना है, इन सब में भी मैं आपकी हमेशा सहायता करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।